हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से अबनॉर्मलिटीज पाई जाती है प्लेसेंटा में। पहला हमारा है लार्ज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का साइज बड़ा हो जाता है। दूसरा हमारा है प्लेसेंटा सक्सीटूरिटा। नेक्स्ट है हमारा प्लेसेंटा मेम्ब्रेनसिया। चौथा है हमारा प्लेसेंटा सर्कमबलाटा एंड पांचवा है हमारा बेटर प्लेसेंटा। छठा है हमारा प्लेसेंटा एक्रीटा एंड इनक्रीटा। नेक्स्ट हमारा बाईपार्टिट प्लेसेंटा और नेक्स्ट है ट्राईपार्टिट प्लेसेंटा। नाइन्थ हमारा प्लेसेंटा वेर्नाकुलोसा। 10th हमारा प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है हमारा अब्रप्टो प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा फेनेस्ट्राटा और लास्ट है हमारा प्लेसेंटा मार्जिनाटा। तो इसमें हमने देखा 13 तरीके के डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटा के अबनॉर्मलिटीज पाई जाती है, जिसका क्या नाम है मैंने लिस्ट आउट किया है। तो अब इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस वजह से ये प्लेसेंटा में अबनॉर्मलिटीज को पैदा करता है। तो जो हमारा पहला था वो लार्ज प्लेसेंटा था, जो कि मोर देन 500 ग्राम 500 ग्राम से ज्यादा अगर प्लेसेंटा का वेट हो जाता है तो इसे हम लार्ज प्लेसेंटा कहेंगे। It occur in syphilis, diabetes mellitus, large in the erythroblastosis fetalis। तो ये बेसिकली किस किस में पाया जाता है? सिफिलिस जो कि इन्फेक्शन होता है, और डायबिटीज मेलिटस जो प्रेग्नेंट मदर को डायबिटीज मेलिटस की दिक्कत होती है उनके अंदर पाया जाता है, और लार्ज इस फिटलिस में पाया जाता है। This kind of placenta is grassy in appearance and nearly 1/4 of the weight of the fetus। तो इस तरीके का प्लासेंटा जो कि नॉर्मल प्लासेंटा से ज़्यादा बड़ा होता है, उसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा ग्रेस कलर में दिखाई देता है, और ये जो है फीटल के जितना भी वेट होता है उसका 1/4 इतना पाया जाता है। तो अगर हमारा जो प्लासेंटा है वो 2 kg का होता है तो इसका 1/4 पार्ट जो होगा वो उतना वेट हमारा प्लासेंटा का होगा। तो इसमें अगर बेबी 2 kg का होगा तो 500 ग्राम जो है प्लासेंटा का वेट होगा। नेक्स्ट है हमारा प्लासेंटा सक्सेंचुरियाटा, जो कि लगभग 3% वुमेन्स में पाई जाती है। In this, one or more small accessory lobes lie away from the main mass and connected to it by the membranes containing umbilical vessels। तो इसमें क्या है, एक या उससे ज्यादा एक्स्ट्रा लोब्स पाए जाते हैं, स्मॉल लोब्स पाए जाते हैं, जो कि मेन जो मास होता है हमारा प्लासेंटा का मेन प्लासेंटा से एक, और ये भी जो है अम्बिलिकल वेसल्स को कंटेन करते हैं। इसमें भी जो है अम्बिलिकल वेसल्स होता है। In case there are no vessels on membrane and the condition is known as placenta spuria। तो क्या होता है, कभी कभी ये जो हमारा एक्स्ट्रा लोब होता है इसके अंदर वेसल्स नहीं पाए जाते, ओनली मास प्रेजेंट होता है, तो उस तरीके के कंडीशन को हम प्लेसेंटा स्पूरिया कहेंगे। और वन यूजुअल और more small lobes of placenta size of the cotyledons may be placed at the verifying distance from the main placenta margin। The accessory lobe is developed from the activated villi on the chorionic lips। तो इसमें जो प्लासेंटा के एक या उससे ज्यादातर जो लोब बनते हैं, मैक्सिमम टाइम पे यूजुअली ये जो है 1 ही लोब्स एक्स्ट्रा बनता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में जैसे इसमें 1 लोब है ना, इस तरीके का अलग अलग बहुत सारा लोब्स बन जाता है, बट ये बहुत रेयर केस में होता है, अनयूजुअल होता है। उसमें क्या होता है, कॉटिलिडोन का जो साइज होता है वो अलग अलग जगह पे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, मेन प्लेसेंटा मार्जिन से के अकॉर्डिंग। जो एक्सेसरी लोब्स होते हैं, एक्स्ट्रा लोब्स बनता है, वो कोरियोनिक लिप्स के एक्टिवेटेड विली जो होता है उससे डेवलप होके बनता है। तब हम देखते हैं कि इस कंडीशन में, अगर ये कंडीशन किसी मदर को होता है तो कौन कौन से क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इफ सक्सेंचुरियटी लोब्स इज रिटेन फॉलोड बर्थ ऑफ प्लासेंटा इट मे लीड्स। अगर इस तरीके का प्लासेंटा बेबी को बर्थ देता है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो फर्स्ट है हमारा सीवियर पोस्ट पार्टम हेमरेज। ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, मतलब कि सीवियर तरीके का बर्थ के बाद मदर को पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिल सकता है। सब इन्वॉल्यूशन हो सकता है, यानी कि जब यूट्रस बर्थ के बाद वापस से अपने पोजीशन पे रिटर्न आता है तो उस समय सही तरीके से इसका पोजीशनिंग नहीं हो पाएगा, सब इन्वॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यूट्राइन सेप्सिस, यानी कि यूट्राइन में यूट्रस में इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, और पॉलिप इन्फॉर्मेशन
पॉलिप फॉर्मेशन होने का चांसेस भी होगा। तो अब हम देखेंगे अगर एक्स्ट्रा प्लासेंटा का लोब डायग्नोस होता है तो क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है, इन द डायग्नोसिस ऑफ मिसिंग लोब, एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूट्रस एंड रिमूवल ऑफ द लोब अंडर द जनरल एनेस्थीसिया टू बी डन। जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में इस लोब को, एक्स्ट्रा जो लोब होगा उसको हम बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है हमारा प्लासेंटा मेम्ब्रेनसिया। It results from the failure of the chorionic lips in a contact with the decidual capillaries to degenerate। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये डेसिडुआ कैप्सुलरीज के कांटेक्ट में आने पर कोरियोनिक लिप्स के डिजेनरेशन में फेलियर होने की वजह से ये होता है। इट इज अ वेरी थिन एंड लार्ज प्लासेंटा ऑक्यूपाइंग द लार्ज एरिया ऑन द यूट्राइन वॉल। और इस तरीके का जो प्लासेंटा होता है वो काफी थिन होता है, पतला होता है और बहुत बड़ा होता है, जो कि हमारा यूट्राइन वॉल का एक लार्ज एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है। और इस कंडीशन में प्लासेंटा प्रीविया बनने का चांसेस होता है। इन दिस चांस ऑफ रिटेन प्लासेंटा आर मोर एंड मैनुअल रिमूवल बिकम्स डिफिकल्ट। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली प्लासेंटा बर्थ के बाद ऑटोमेटिक सेल्फ डिटैच हो जाता है यूट्राइन वॉल से, लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये सेल्फ डिटैच नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मैनुअल रिमूवल करना पड़ता है प्लासेंटा का, लेकिन वो भी मैनुअल रिमूवल करना भी डिफिकल्ट होता है। मैनुअल रिमूवल में हम क्या करते हैं, प्लासेंटा को हाथ से डिटैच करके बाहर निकालते हैं यूट्राइन कैविटी से। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख क्या हो सकता है, तो इट में लीड टू डिफिकल्ट थर्ड स्टेज ड्यू टू द रिटेन प्लासेंटा एज द प्लासेंटा डज नॉट सेपरेटेड इजीली। तो इसमें क्या होता है कि थर्ड स्टेज में जाके डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि प्लासेंटा जो है ऑटोमेटिक सेल्फ डिटैच नहीं हो पाता है इस वजह से। इस कंडीशन में थर्ड स्टेज में प्लासेंटा का खुद से सेपरेट होना, इजीली सेपरेट होना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारा प्लासेंटा सर्कमवलाटा। तो प्लासेंटा सर्कमवलाटा में क्या होता है देखते हैं। इन दिस सिचुएशन एन ओपेक रिंग इज सीन इन द फीटल सरफेस ऑफ द प्लासेंटा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि प्लासेंटा का जो फीटल सरफेस होता है, दो सरफेस होता है, मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस। तो फीटल सरफेस की तरफ ओपेक रिंग दिखाई देता है। सी इन दिस फिगर, इस फिगर में दिख रहा है, ये रहा बीच में जो ये है, इसे हम ओपेक रिंग कहेंगे। It is formed by the doubling back of the chorion and amnion and may result on the membrane leave the placenta nearer the center instead at the edge as usual। ये जो है कोरियन और एमनियन के पीछे की ओर दुगना होने से बनता है, और इसका यह रिजल्ट होता है कि प्लासेंटा से जो मेम्ब्रेन्स निकलते हैं वो किनारे की वजह सेंटर के पास आ जाता है। Some say that double layer of amnion and chorion has undergone infection। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये जो है एमनियन एंड कोरियन के बीच में इन्फेक्शन होने की वजह से बनता है। द वाइट इज कंपोज्ड ऑफ डबल रिफ्लेक्शन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन ओवर द डेसिडुआ। ये व्हाइट कलर का रिज डेसिडुआ के ऊपर फीटल मेम्ब्रेन डबल रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। इस कंडीशन में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो इसमें अबॉर्शन देखने को मिल सकता है, प्रीमेच्योर लेबर देखने को मिल सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है, फीटल मालफॉर्मेशन हो सकता है और फीटल का डेथ भी हो सकता है। बैटल डोर प्लासेंटा, इस बैटल डोर प्लासेंटा में क्या होता है, इन दिस द कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ प्लासेंटा एंड नॉट एट द सेंटर। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसका कहना है कि इस कंडीशन में क्या होता है, जो बेसिकली हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो प्लासेंटा के सेंटर से कनेक्टेड होता है, बट इस कंडीशन में जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो मार्जिन साइड में यानी किनारे साइड से अटैच होता है, सेंटर में नहीं। नेक्स्ट है हमारा प्लासेंटा एक्रीटा एंड प्लासेंटा इनक्रीटा, और इसे हम मोर्बाइडल एडहेशन ऑफ द प्लासेंटा भी कहते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्लासेंटा एक्रीटा एन ऑब्स्टिक डिजास्टर। ये क्या है, ऑब्स्टिक डिजास्टर है। तो इसमें क्या होता है, प्लासेंटा एक्रीटा इज एन अबनॉर्मल पार्शियल और टोटल एडहेरेंस ऑफ द प्लासेंटा टू द यूट्राइन वॉल। तो प्लासेंटा एक्रीटा में क्या होता है कि जो हमारे प्लासेंटा है वो यूट्राइन वॉल पे अबनॉर्मली तरीके से अटैच्ड रहता है। इन द अदर वर्ड, द प्लासेंटा इज डायरेक्टली अधेर्ड टू द मायोमेट्रियम विथ आइदर डिफेक्टिव डेसिडुआ और नो डेसिडुआ इन बिटवीन।
या फिर हम दूसरे शब्द में ये बोल सकते हैं कि प्लासेंटा जो है डायरेक्टली अटैच रहता है मायोमेट्रियम से, या तो डेसिडुआ में कोई डिफेक्ट होता है या डेसिडुआ प्रेजेंट नहीं होने की वजह से ये जो है डायरेक्ट मायोमेट्रियम से ही कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। तो इसका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो डायग्नोसिस है इज मेड ड्यूरिंग द अटेम्प्ट ऑफ मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा। जब थर्ड स्टेज में प्लासेंटा खुद ब खुद सेपरेट होकर बाहर नहीं आता है तो मैनुअल रिमूवल करना पड़ता है प्लासेंटा का, उस टाइम पे इस कंडीशन का पता चलता है। फर्दर डिफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ प्लासेंटा एक्रेटा इज मेड बाय द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। उसके बाद जब प्लासेंटा को रिमूव करते हैं तो फर्दर आगे उसके बारे में जानने के लिए इसको जो है डायग्नोसिस करने के लिए हम लैब भेजते हैं, जहाँ पे इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है कि किस वजह से ये कंडीशन हुआ, उसका रीजन वो लोग डायग्नोस करते हैं। पैथोलॉजिकल कंफर्मेशन इंक्लूड, जब इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है तो कौन कौन से पैथोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिल सकते हैं? तो फर्स्ट है हमारा एब्सेंस ऑफ डेसिडुअल बेसिलिस। तो या तो डेसिडुअल बेसिलिस प्रेजेंट नहीं होता है, उसकी वजह से हो सकता है। एब्सेंट ऑफ फिब्रिनॉइड लेयर, फिब्रिनॉइड लेयर के एब्सेंस होने की वजह से हो सकता है, या फिर ये मसल बंडल के विली में अलग अलग डिग्री के पेनिट्रेशन यानी कि प्रवेश की वजह से होता है। तो अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है। इन पार्शियल प्लासेंटा एक्रेटा वेयर द मेजर सेपरेशन इज possible, the adherent area is separated manually, leaving behind bit of the placental tissue with the uterine wall. मेनली जो हमारा प्लासेंटा एक्रेटा में होता है, जहाँ पे मेजर सेपरेशन पॉसिबल होता है, उस जगह पे क्या होता है, मैनुअल रूप से इसे अलग किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि प्लासेंटा टिश्यू जो होता है यूट्रस वाल पे कुछ हिस्सों में रह जाता है। ऑक्सीटोसिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड यूट्राइन प्लगिंग टू एक्टिव हीमोस्टेटिस। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और इंटर यूट्राइन प्लगिंग को एक्टिव हेमोस्टेटिस बनाने के लिए ऑक्सीटोसिन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। इफ द यूट्रस फेल टू कॉन्ट्रैक्ट, हिस्टेक्टोमी इज डन। अगर यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्शन करने में फेल हो जाता है तब हिस्टेक्टोमी किया जाता है, यानी कि यूट्रस को रिमूव किया जाता है। इनकम्प्लीट प्लासेंटा एक्रेटा हिस्टेक्टोमी, अगर पूरा कंप्लीट प्लासेंटा एक्रेटा पाया जा रहा है तो हिस्टेक्टोमी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर फैमिली कंप्लीट हो गया है तो हिस्टेक्टोमी कर दिया जाता है, यानी कि यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है। Otherwise, if family is not complete, then a conservative management may be done, which include cutting of umbilical cord as high as possible in leaving behind the placenta, which is accepted to be autolite in failure to prevent infection. Antibiotics are given. अगर अभी तक फैमिली कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सेकंड प्रेगनेंसी है, तो फिर इसमें क्या करेंगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देंगे। तो इसमें क्या किया जाता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड को जो है हाई एज जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके प्लासेंटा की ओर ज़्यादा छोड़ के हम कट करते हैं, जिसमें कि फ्यूचर में ऑटोलाइज होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो ज़्यादा हो जाती है और इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दिया जा सकता है। इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या देखा जाएगा प्लासेंटा एक्रेटा में? तो हेमरेज हो सकता है, शॉक हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और इन्वर्सन ऑफ यूट्रस हो जाता है रेयर कंडीशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लासेंटा इनक्रीटा। अभी तक हमने प्लासेंटा एक्रेटा को देखा था, अब जो दूसरा है हमारा प्लासेंटा इनक्रीटा है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस द मसल एंड और मायोमेट्रियम हैव बीन इन्वेडेड बाय द विल्ली। इन दिस प्लासेंटा एंड यूट्राइन वॉल बिकम वन सॉलिड कंटिन्यूम। तो इसमें क्या होता है, मसल्स और मायोमेट्रियम के थ्रू विली के थ्रू इन्वेडेड होता है, जिससे प्लासेंटा और यूट्राइन वॉल पे एक सॉलिड कंटिन्यूस मास बन जाता है। इट इज ए रेयर कंडीशन, ये जो है एक बहुत ही रेयर कंडीशन होता है। नेक्स्ट कंडीशन है बाइपार्टिटा, जिसे हम डिमिंडियाटा भी कहते हैं। इन दिस कंडीशन द डिवीजन ऑफ प्लासेंटा इनटू टू डिस्टिंक्ट लोब इज इनकम्प्लीट। इस कंडीशन में क्या होता है कि प्लासेंटा जो है अलग अलग लोबों का डिवीजन जो होता है वो अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है। द अम्बिलिकल वेसल्स एक्सटेंड फ्रॉम द वन लोब टू द अदर बिफोर दे यूनिट्स टू फॉर्म द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल वेसल्स जो होते हैं वो वन लोब से दूसरे लोब तक फैला हुआ होता है और इसमें
ये जो है मिलकर अम्बिलिकल कॉर्ड को बनाती है। तो अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इन दिस टू कंप्लीट एंड सेपरेट पार्ट आर द प्रेजेंट ईच विद द कॉर्ड लिविंग इट। ये जो है कंप्लीट और सेपरेट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और इस हर एक में कॉर्ड लिविंग होता है। The bipartite cord join a short distance from the two parts of the placenta in twin pregnancy, where there are also two umbilical cord, but these do not join at any. ट्विन प्रेगनेंसी में बाईपार्टिट कॉर्ड जो है प्लासेंटा के दोनों भाग से थोड़ी डिस्टेंस पे जुड़ी हुई होती है, जहाँ पे दो अम्बिलिकल कॉर्ड भी होता है, लेकिन यह किसी भी पॉइंट पे जाके नहीं जुड़ती है। वेयर इन सक्सेंचुरिएट लोब the vessels are attached to the placenta directly and never joined the cord। जहाँ पे ये सेक्सेचुरेट लोब में होता है, वहाँ जो वेसल्स होते हैं वो सीधे प्लासेंटा से जुड़ी होती और कभी भी कॉर्ड से नहीं जुड़ती है। नेक्स्ट है हमारा ट्राइपैटेट प्लासेंटा। ट्राइपैटेट प्लासेंटा में क्या होता है? इट इज अ सिमिलर बट विथ थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट, देयर इज अ थ्री कंप्लीट लोब ऑफ द प्लासेंटा। ये जो है सिमिलर प्लासेंटा जैसा ही होता है, लेकिन इसका जो है थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट होता है और इसमें प्लासेंटा के थ्री कंप्लीट लोब्स होते हैं। नेक्स्ट है प्लासेंटा वेलमेंटस। इस कंडीशन में क्या होता है? इन दिस अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन यूजुअली 1-3 इंचेस अवे फ्रॉम द प्लासेंटा। इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड आमतौर पर प्लासेंटा से 1 से 3 इंच की दूरी पर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। इट इज रेयर टाइप। ये बहुत ही रेयर टाइप होता है। इट में काउज एपीएस ड्यूरिंग द आर्टिफिशियल एंड स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। और ये जो है मेम्ब्रेन के आर्टिफिशियल और स्पॉन्टेनियस रप्चर होने की वजह से एंटीपार्टम हेमरेज का कारण बन सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है प्लेसेंटा फेनेस्ट्राटा। इस कंडीशन में क्या होता है? Here the placenta is oblong with a aperture of very fine size of near its center. It causes division of the placenta into two lobes. This is the rare condition. इसमें क्या होता है? प्लासेंटा जो है रेक्टेंगल जैसा होता है और इसके सेंटर के पास अलग अलग आकार का छेद होता है। इसमें प्लासेंटा जो है दो भाग में बट जाता है और ये जो है बहुत ही रेयर कंडीशन होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है अबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा में कितने अबनॉर्मलिटीज होते हैं, जिसमें हमने मैक्सिमम 13 अबनॉर्मलिटीज के नेम लिस्ट आउट किया था। उसमें से कुछ अबनॉर्मलिटीज को हमने अभी डीपली डिस्कस किया है, डीपली उसे जाना है, और कुछ अभी बचे हुए जो कि आगे के चैप्टर में आपको देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन है या आप किसी का और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।